Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn another interesting topics of evolution. So let's start. So आज का हमारा in the last lecture we have studied about the Darwin's theory of natural selection. I hope आपने पीछे का लेक्चर देखा होगा. So पहले previous लेक्चर देख लो, then ये लेक्चर पे स्विच करो. So आज हम स्टडी करेंगे, जैसे डार्विन एक साइंटिस्ट था जिसने इवोल्यूशन पे बहुत रिसर्च किया था, वैसे ही एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैमार्क. ठीक है, इसने भी इवोल्यूशन पे बहुत रिसर्च किया था एंड इसने खुद का एक थ्योरी दिया था जिसे हम आज लैमार्किज्म कहते हैं. ऑलराइट, सो आज देखते हैं कि लैमार्किज्म में एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या थ्योरी दिया था. सो लैमार्किज्म, पहला नाम है लैमार्किज्म. सो चेंजेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए. ऐसा क्यों? And the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. ठीक है, सी यहाँ पे चेंजेस कौन से हो रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. राइट, मॉर्फोलॉजी यानी मैंने आपको बताया था जो कि आउटर चेंजेस होते हैं. दो वर्ड्स थे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी. एनाटॉमी यानी बॉडी के इनसाइड वाले चेंज, बट यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं? या तो एक्टिविटीज या फिर लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. समझो, मतलब इसको ही हम कहते हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. नाउ ये थियरी एग्जैक्टली कहता क्या है? सो अकॉर्डिंग टू लैमार्क, अगर किसी ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें इवोल्यूशन ज़्यादा होता है एंड वो जल्दी इवॉल्व होता है एंड वो उसमें एडवांस कैरेक्टर्स आते हैं. अगेन, अगर किसी ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें इवोल्यूशन होता है एंड उसी इवोल्यूशन की वजह से उस ऑर्गन का एडवांसमेंट होता है. उसी के अपोजिट अगर कोई ऑर्गन हम यूज नहीं करते तो वो ऑर्गन बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है, अगर हम कोई ऑर्गन का यूज नहीं करते तो वो ऑर्गन बॉडी से एलिमिनेट होता है. फॉर एग्जांपल हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन का भी लेक्चर हमने देखा था. सो अगर कोई ऑर्गन का हम यूज कम करते हैं तो वो ऑर्गन में इवोल्यूशन नहीं होगा एंड विथ टाइम वो ऑर्गन हमारे बॉडी से गायब हो जाएगा. ठीक है, सो लैमार्किज्म का जो थियरी है उसी को हम यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं. यूज करेंगे, इवोल्यूशन होगा एंड और एडवांस हो जाएगा वो कैरेक्टर, एंड अगर यूज नहीं करेंगे तो वो कैरेक्टर में कोई एडवांसमेंट नहीं हो जाएगा एंड विथ टाइम वो और डिक्रीज हो जाएगा कैरेक्टर. राइट, सो ऐसा लैमार्क का कहना था. अभी ये जो थियरी है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो अभी हम देखते कि उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए. ऑलराइट, सो ये एक एग्जाम्पल है. मेरे डायग्राम पे कोई हंसेगा नहीं. ठीक है, बहुत फेमस डायग्राम से मेरे. सो देखो, सबसे पहला अकॉर्डिंग टू लैमार्क, जिराफ का जो नेक का साइज था ना वो नॉर्मल था. ठीक है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था. ओके, तो जिराफ देखो यहाँ पे ये जो एरिया में जो भी ग्रीन लीव्स है वो ये जिराफ खा रहा है. ठीक है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट एक टाइम के बाद क्या हो गया, यहाँ के लीव्स खत्म हो गए. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लीव्स थे वो खत्म हो गए. तो अभी क्या करना, तो ऑब्वियसली जिराफ को अगर और ऊपर वाला लीव्स खाना है तो उसको उसकी नेक स्ट्रेच करनी पड़ी. ठीक है, उसने ऐसे अपने नेक को स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से ये जो कैरेक्टर है नेक वाला कैरेक्टर, ये ऑब्वियसली ये यूज कर रहा था, इसके लिए इसमें और थोड़ा एडवांसमेंट आ गया, जिसकी वजह से उसका जो नेक है वो इलोंगेट हो गया. ठीक है, ऐसा लैमार्क का कहना है. पहले साइज नॉर्मल था, देन जैसे हाइट जैसे लीव्स और ऊपर चले गए, जिसकी वजह से उसे नेक का यूज ज़्यादा करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी नेक इलोंगेट हो गई. आगे क्या हुआ, और लीव्स कम हो गए, जिसकी वजह से और ऊपर का लीव्स खाने के लिए जिराफ को और नेक को इलोंगेट करना पड़ा, जिसकी वजह से देखो इतना बड़ा नेक हो गया जिराफ का. एंड आज जो हम जिराफ देखते हैं वो ये जिराफ है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लैमार्क, ये जो ऑर्गन है नेक, जिराफ ने उसका यूज बहुत ज़्यादा किया, इसके वजह से इसमें इवोल्यूशन होते गया एंड ये जो इवोल्यूशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है. ठीक है, लैमार्क ने क्या क्या कहा, ये जो कैरेक्टर एडवांसमेंट हुआ है यही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हुआ है. इसके लिए ये जो पहले जनरेशन का जिराफ था, ठीक है,
इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कुछ ऐसा जिराफ होगा, एंड इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कुछ इतना बड़ा नेक वाला जिराफ होगा जो आज हम देखते हैं। ये कैसे हो गया? इवोल्यूशन की वजह से हो गया, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है ये लैमार्किज्म को प्रॉपरली सपोर्ट करता है। इसने और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि शोल्डर्स ऑफ द आयन स्मिथ, ठीक है, यानी कि जो आयन स्मिथ होते हैं जो कि आयन का सब कुछ काम करते हैं, आयन के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उनका जो शोल्डर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो हमेशा आयन पे से हैमर का यूज़ करते हैं ना, सो दैट उनका शोल्डर का जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो गए, एंड जो भी उनका जनरेशन था आगे आगे उनके भी जो भी मसल्स थे वो स्ट्रांग होते गए, ऐसा लैमार्क का कहना था। ऑब्वियसली ये रॉन्ग है। ऐसी जनरेशन कोई जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। बट लैमार्क का ये कहना था कि शोल्डर्स ऑफ द आयन स्मिथ, यानी कि जो वो लोहे के काम करने वाले होते हैं उनका जो शोल्डर होता है उनके मसल स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज वो बहुत यूज़ करते हैं शोल्डर का। यूज़ किया तो वो जो ऑर्गन था उसमें और एडवांसमेंट आ गई और इवोल्यूशन होते गया। नेक्स्ट क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू। तो आपने अगर ऑस्ट्रिच एंड इमू देखा होगा तो ये जो यूजुअली बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बट ये बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, बिकॉज इन्होंने विंग्स का यूज़ कम किया, जिसकी वजह से वो जो विंग्स थे उनके बॉडी में वो वीक हो गए, इतने वीक हो गए कि अभी ये फ्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इनके जो लेग्स थे ना, उनके लेग्स बहुत स्ट्रांग हो गए, बिकॉज ये बहुत स्पीड में भागते हैं। ऑस्ट्रिच को आपने देखा होगा, बहुत स्पीड में भागते हैं, उनका जो लेग का मसल होता है, मतलब लेग में उसके बहुत ज़्यादा पावर होती है। इसके लिए उन्होंने विंग्स का यूज़ नहीं किया, तो वो जो विंग्स थे वो उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से विंग्स में जो भी एनर्जी था वो बहुत कम हो गया, मतलब उनके विंग्स अभी टोटली यूजलेस है। ऑन द अदर हैंड उन्होंने लेग्स का यूज़ ज़्यादा किया, इसके लिए लेग्स में और एडवांसमेंट होता गया। नेक्स्ट क्या है? लेग्स ऑफ अ बर्ड लाइक स्वान एंड डक। अगर आपने डक का लेग देखा होगा तो उसके बीच में से शीट होता है, स्किन का फोल्ड होता है, जो कि उन्हें स्विम करने के लिए हेल्प करता है। डक का आप कभी लेग देखो, आपने स्पैरो का लेग देखा होगा, ठीक है। स्पैरो का लेग कैसे होता है? ऐसे होता है। या फिर चिकन का लेग देखना आपने, ऐसे होता है चिकन का लेग। बट वही आप अगर डक का लेग देखोगे तो उसमें ऐसे होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ऐसे ये स्किन फोल्ड होता है यहाँ पे, उसको स्विम करने के लिए, ठीक है। सो ये कैसे हुआ? ये इवोल्यूशन में उन्होंने, जैसे लेग्स उनको स्विम करने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, इसके लिए यहाँ पे स्किन फोल्ड आ गया। ये भी अगेन एडवांस्ड कैरेक्टर है लेग का। लेग्स ऑफ स्नेक, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, स्नेक को पहले लेग्स थे, ठीक है, सांप को लेग्स थे, बट उन्होंने लेग्स का यूज़ कम किया, जिसकी वजह से वो जो लेग्स थे वो बॉडी से निकल गए, एंड आज के ज़माने में जो भी स्नेक्स हैं उनको कोई लेग्स प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लैमार्किज्म, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मीनिंग समझो। एक्वायर्ड यानी जो हम हमारे लाइफ टाइम में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं पियानो बजाना सीख गया, ये मैंने कैरेक्टर एक्वायर किया, ठीक है। एक्वायर कैरेक्टर यानी क्या? जो मैं सीखता हूँ उसे हम कहते हैं एक्वायर कैरेक्टर। तो ये जो सारे के सारे थे इसे हम क्या कहते हैं? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स, जिसे हम लैमार्किज्म भी कहते हैं, ठीक है। सो अगेन लैमार्किज्म का सेम मीनिंग होता है, थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ओके। जो ऑर्गन हम यूज करेंगे उसमें और एडवांसमेंट हो जाएगा, जो ऑर्गन हम यूज नहीं करेंगे उसमें एडवांसमेंट नहीं होगा, ओके। अभी देखते जैसे डार्विन पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लिए गए थे, वैसे ही लैमार्किज्म में भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। उसमें मेन ऑब्जेक्शन क्या था? दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अर्थ आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर बाय लैमार्क्स थियरी वॉज डिस्प्रूव्ड। सी, लैमार्क ने क्या बोला? लैमार्क ने ये तो एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, वो उसका एक्सेप्ट हुआ, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं उसमें और इवोल्यूशन होगा, जो हम नहीं यूज़ करते उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। बट ये जो उसका स्टेटमेंट था दैट वो जो कैरेक्टर्स है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ये रॉन्ग था कहीं पे, राइट। जैसे मैंने अभी मेरा एग्जांपल लिया कि मैं लाइफ में मेरे पियानो बजाना सीख गया, तो अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म मेरा जो बच्चा होगा उसको पहले से ही पियानो बजाना आना चाहिए। बट क्या उसे पियानो बजाने आएगा? नहीं, बिकॉज वो मैंने मेरे लाइफ में एक्वायर किया था कैरेक्टर।
तो उसे डायरेक्टली पियानो बजाने नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए लैमार्क का जो थियरी था वो डिस्प्रूव्ड हो गया। ओके, सो मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। जो भी मैं सीख रहा हूँ ऐसे नहीं कि मेरा जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा उसे वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड होगा, नहीं। इसीलिए ये जो लैमार्क्स थियरी है वो डिस्प्रूव्ड किया गया, ठीक है। उसका जो आधा जो स्टेटमेंट था उसका वो बराबर था। थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कैरेक्टर्स हम यूज़ करेंगे उसमें और एडवांसमेंट होगा, जो नहीं करेंगे उसमें एडवांसमेंट नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये बराबर था। बट ये जो उसने कहा कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, ये कहीं तो गलत था, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको इतना अच्छे से साइंस पढ़ाता हूँ, हाँ, सो नॉट नेसेसरी मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी इतने अच्छे से साइंस पढ़ाएगा, वो में भी दूसरा कुछ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा। सो ऐसे नहीं होता, इसके लिए लैमार्क का थियरी डिस्प्रूव कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्पीशिएशन। सी स्पीशिएशन क्या होता है? सपोज हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हम उनको स्पीशीज़ में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि डॉग का एक स्पीशीज़ है, कैट का एक स्पीशीज़ है, ह्यूमंस का एक स्पीशीज़ है। देन प्लांट्स में भी, ये तो हमने एनिमल्स में देखा, देन प्लांट्स में भी जो रोज़ के प्लांट्स है उनका एक स्पीशीज़ है, ठीक है। देन पीपल के ट्रीज़ है उनका एक स्पीशीज़ है। देन तुलसी का जो भी प्लांट है उसका भी एक अलग स्पीशीज़ है। सो सारे अलग अलग स्पीशीज़ है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ये सारे अलग अलग स्पीशीज़ है, ठीक है। तो स्पीशीज़ का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है? पहले हम स्पीशीज़ का डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्पीशिएशन क्या होता है। सो स्पीशीज़ इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्पीशीज़ हम कब कहेंगे कि ये पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ में है? जब ये जो स्पीशीज़ का कोई भी कोई भी स्पीशीज़ के दो ऑर्गेनिज्म ए एंड बी, इनमें फर्टिलाइजेशन होके एक प्रॉपर ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसे तब हम कहेंगे कि ए एंड बी का स्पीशीज़ सेम है, ठीक है। ये जो ए है एंड ये बी है, ये दोनों एनिमल्स है, इन दोनों का स्पीशीज़ सेम तब होगा जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगे एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनेगा जो होगा सी, ठीक है। तब हम कहेंगे ये जो ए एंड बी है वो एक ही स्पीशीज़ के है। ऑलराइट, जैसे कि समझो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने के लिए सेम है, मतलब यानी कि उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, डॉग एंड फॉक्स दिखने के लिए ऑलमोस्ट सेम है, बट हम इन दोनों को सेम स्पीशीज़ में नहीं रखेंगे, इन दोनों का स्पीशीज़ अलग अलग हैं। अगर हमने डॉग एंड फॉक्स में मेटिंग करवाई तो ऑब्वियसली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके लिए डॉग का स्पीशीज अलग है, डॉग एंड डॉग में मेटिंग होके एक डॉग बनेगा, फॉक्स और फॉक्स में मेटिंग होके अगेन एक फॉक्स बनेगा, बट वही डॉग एंड फॉक्स में मेटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। एंड अगर हो भी गए तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। इसके लिए स्पीशीज का डेफिनेशन क्या है कि वो दोनों फर्टाइल इंडिविजुअल बनाने चाहिए, ठीक है। उन दोनों के बीच में मेटिंग होके फर्टाइल इंडिविजुअल बनना चाहिए, तभी हम उसे एक स्पीशीज में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। कैट का एक स्पीशीज हो गया, डॉग का स्पीशीज हो गया, देन ऑक्स का स्पीशीज हो गया, टाइगर का अलग स्पीशीज हो गया। सो ऐसे अलग अलग स्पीशीज होते हैं, ओके। सो देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट, ठीक है। ऑब्वियसली सारे के सारे एनिमल्स का फूड यानी कि वो क्या खाते हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट है, राइट। कैट का फूड अलग होता है, टाइगर का फूड अलग होता है, चीता का फूड अलग होता है, जिराफ का फूड अलग होता है। देन उनके हैबिटेट भी डिफरेंट होते हैं, यानी कि वो कहाँ रहते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। देन उनके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी बहुत डिफरेंट होती है, एंड जो रिप्रोडक्शन का पीरियड है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स या फिर कुछ प्लांट्स समर के टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट्स विंटर के टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। जैसे हम सीजनल फ्रूट्स देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो भी रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ओके। दैट इज वाई ओनली दे आर इन डिफरेंट स्पीशीज। ऑब्वियसली जो भी सेम स्पीशीज के कैरेक्टर्स रहेंगे, जैसे कि मैंगो देख लो, ठीक है। मैंगो और मैंगो दोनों सेम स्पीशीज के हैं, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो भी तो सेम है, राइट। इसके लिए हम उसे एक ही स्पीशीज में कैटेगराइज करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, जोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू स्पीशिएशन। इसका मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे होता है। पहले के टाइम में ये जो अर्थ था, जो सारे के सारा जो एरिया था, जो लैंड था, वो ऐसे एक ही मास में था, ठीक है, कोई डिवीजन ज़्यादा नहीं हुआ था। तब के टाइम में यहाँ पे कुछ बेयर्स थे, ओके, बेयर थे ऐसे, ठीक है। सो विथ टाइम ये जो अर्थ है, इसका जो लैंड है, उसका डिवीजन होते गया, ठीक है। अर्थक्वेक, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से कुछ पार्ट शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया, कुछ पार्ट शिफ्ट होके बीच में आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो भी ये बेयर थे, कुछ बेयर ऊपर चले गए, कुछ बेयर मिडल में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बेयर चले गए उनको हम कहते हैं पोलार बियर, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले ये जो टाइम था ना, तब सिर्फ एक ही स्पीशीज था, बेयर, ठीक है। इन दोनों के जो बेयर थे, इनमें रिप्रोडक्शन होके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन रहा था। बट क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गए, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, जिसकी वजह से ये जो लैंड था वो टूट गया बीच में से। अर्थ नहीं टूटा, लैंड टूटा बीच में से, ठीक है। तो आधा लैंड ऊपर चला गया, आधा लैंड नीचे आ गया। सो आधा जो ऊपर गया था, वहाँ के जो बेयर थे उन्हें हम आज पोलार बेयर कहते हैं, एंड यहाँ के जो बेयर है उसे हम ब्राउन बेयर कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दिखने में दोनों डिफरेंट है, उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी डिफरेंट है, उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड भी डिफरेंट है, उनका हैबिटेट भी डिफरेंट है, राइट। ये तो एकदम पूरे स्नो में रहते हैं और ये पूरे गर्मी में रहते हैं। यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे हीट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इनके कैरेक्टर्स अलग है, इनके कैरेक्टर्स अलग है। पहले जो सेम स्पीशीज में थे उनमें क्या हुआ, जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ। जोग्राफिकल यानी देखो लैंड सेपरेट हुआ है ना, इसके लिए हम इसे कहेंगे जोग्राफिकल आइसोलेशन, एंड दिस लीड्स टू स्पीशिएशन, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, दो अलग अलग स्पीशीज बन गई। जो पहले यहाँ पे एक ही स्पीशीज थी बेयर, उसकी दो बन गए, एक पोलार बियर, एक ब्राउन बियर, एक का दो, एक स्पीशीज का दो स्पीशीज, जिसे हम कहते हैं स्पीशिएशन, ठीक है। इसका वन ऑफ द रीजन है जोग्राफिकल आइसोलेशन, और भी बहुत सारे रीजन है, वन ऑफ द है जोग्राफिकल आइसोलेशन। सो स्पीशिएशन का मीनिंग क्या, स्पीशीज फॉर्म होना, ठीक है। स्पीशिएशन का एक्चुअल मीनिंग यही है, स्पीशीज फॉर्म होना। तो यहाँ पे देखो एक स्पीशीज से दो स्पीशीज फॉर्म हो गई, जिसे हम कहते हैं स्पीशिएशन, ओके। सो अगेन स्पीशिएशन यानी मीनिंग क्या है, तो स्पीशीज फॉर्म होना, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, स्पीशीज का डेफिनेशन याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू स्पीशिएशन, यानी जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, यानी कि वो लैंड ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इसी आइसोलेशन की वजह से स्पीशीज अलग अलग फॉर्म हो गई, जिसे हम स्पीशिएशन कहते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो वी विल स्टॉप हियर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।